सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी 2022 जो है कक्षा 12 के मॉडल पेपर को हल करने वाला जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में केवल 40 नंबर का पेपर हल करेंगे और इसके इंड स्क्रीन पर आपको इसके नेक्स्ट वाला वीडियो का भाग जो है मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला खंड है क। तो क का जो है प्रश्न संख्या 1 का क जो है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है संपूर्णानंद जी। ठीक है। और संपूर्णानंद की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे चिरविलास, अंतरिक्ष यात्रा, पृथ्वी से सप्ताह सिमंदर और ज्योति विनोद जो है, ये सब इनकी रचनाएं संपूर्णानंद जी की। ठीक है। और बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है लीलावती, दिल्ली दरबार, दर्पण, सुलोचना, परिहास जो है इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और मोहन राकेश की जो है प्रमुख रचना है परिवेश। ठीक है। तो इन सभी रचनाओं को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने ख नंबर पे। ख नंबर जो है, तो दोस्तों अब आते हैं ख नंबर पे। ख नंबर का जो है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है। लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर है। ठीक है गाइस। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ठीक है। और सुख सागर किसकी रचना है। सुख सागर जो है सूरदास जी की रचना है। परीक्षा गुरु जो है निवास दास जी की रचना है। रानी केत की कहानी जो है इंशाअल्लाह खां की रचना है। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं ग नंबर पे। ग नंबर का जो है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के लेखक जो हैं यशपाल जी हैं। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करें जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। प्रेमचंद जी की जो रचना की बात करें, तो प्रेमचंद की जो प्रमुख रचना है दो बैलों की कथा, पुष की रात, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी जो है प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अमरकांत के जी के बारे में बात करें, तो जिंदगी और जो देश के लोग और मौत का नगर, कुहासा, तूफान जो है, ये सब जो है अमरकांत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं घ नंबर पे। घ नंबर का जो है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। कौन है। आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ठीक है। और रामबुच बेनीपुरी की रचनाओं के बारे में बता देते हैं। रामबुच बेनीपुरी की जो रचना है, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब जो है, ये रामबुच बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। और आगे राघव जी के बारे में बात करें, तो विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, ये सब जो है रागे राघव जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में बात करें, तो घुमक्कड़ शास्त्र, विस्तृत यात्री, कनैला की कथा, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी की। और इसका बाद आते हैं हम लोग अड़ नंबर पे। अड़ नंबर का जो प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। तो सरदारपुर सिंह की कुछ रचनाएं बता देते हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, ये सब जो है सरदारपुर सिंह की जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना जो है नगरी, सुमन, देवी स्तुति शतक जो है, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल जी के बारे में बात करें, तो पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, ये सब जो है वासुदेव सरल अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरे का क। कमायनी किस युग की रचना है। कमायनी जो है छायावादी युग की रचना है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला जो है ख नंबर है, तो निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो इसके बाद तुलसीदास जी के बारे में बात करें, तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के कवि हैं। और इनकी जो कुछ रचनाएं मैं बता देता हूँ। गीतावली, कृष्ण गीतावली, सत्सई जो है इनकी रचनाएँ हैं। ठीक है। तो अग्रदास के बारे में बात करें, तो ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। और इनकी जो रचनाएँ हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम और कुंडलियाँ। ठीक है। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और नंददास जी की बात करें, तो ये अष्ट छाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है।
तो दोस्तों इसके बाद है ग नंबर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो मैं बता दूं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। ठीक है, इसे भी आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद घ नंबर है। घ नंबर का जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो मैं बता दूं कामायनी जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये छायावादी युग की रचना है। ठीक है, तो कामायनी सही होगा, तो इसे आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्डर नंबर पे। ऑर्डर नंबर का जो है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। तो मैं बता दूं कि मामा जो है कृति महाकाव्य नहीं है, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा। और साकेत जो है ये मैथिली शरद गुप्त की रचना है। और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। और पद्मावत जो है ललित मोहम्मद जायसी जी की मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका बाद है प्रश्न संख्या 3, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और एक और गद्यांश दिया गया है अथवा करके, उसे भी अभी हम लोग करेंगे। तो गाइस सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो इस गद्यांश में क्या दिया गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। तो आगे क्वेश्चन भी दिया गया है इसके नीचे, उसे भी पढ़ लेते हैं और उनका जो है आंसर मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो मैं बता देता हूं कि आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ जो है आप लोग ऐसे लिखते हैं जैसे कि आप लोग लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो आप लोग को इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि पहले लिख देना आपको लेखक, उसके बाद पाठ का नाम, इसके बाद आपको लिखना है इनके नाम, जैसे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसके बाद आपको लिखना पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप। तो ये जो है पहले का उत्तर हो जाएगा, बस इतना ही आपको लिखना है। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा प्रश्न है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की अमूल्यवान निधियां जैसे कि वस्तुएं भरी हुई हैं, तो इसीलिए धरती वसुंधरा कहलाती है। तो आप लोग इतना लिख दोगे तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो इतना ही आपको लिखना है। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक कहता है कि पृथ्वी की कोख में अमूल्य रत्ने भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको लिखना है इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। इसके आगे आपको लिखना है बहुमूल्य रत्ने धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिसे पृथ्वी अपने आंचल में छिपाए रहती है। तो यह जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर और असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। ठीक है, आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो इसे ही आप लिख सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों इसका 8वां वाला प्रश्न जो है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। उसका भी जो है लिंक जो है वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। ठीक है, तो गाइस इसका 8वां वाला मैं उस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये भी जो है गद्यांश से लिया गया है। तो इसका जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका जो प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है, तो दोस्तों इसका उत्तर पहले वाले प्रश्न की तरह दे सकते हैं, लेकिन मैं इस वाला उत्तर को मैं आपके लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ। तो
प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुपात शीर्षक महाकाव्य से उद्धृत है। तो आपको इतना ही लिखना है, आपका यही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना है सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो आपको इतना ही लिखना है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो मुझे अलंकार बताना है, तो मैं बता दूं कि इसका उत्तर हो जाएगा उपमा एवं अनुप्रास अलंकार। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो पद्यांश दिया गया है ये कहना क्या चाहता है, इसके शॉर्ट में आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति को कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्री राम के समक्ष कहा था, जिसका आशय यह था कि सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह गया है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और इसे आप लोग बढ़िया समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है भाषा की विशेषता बताइए। ठीक है, भाषा की विशेषता बतानी है। भाषा की विशेषता बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा भाषा। उसके बाद आपको लिखना है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसमें शांत रस और समया छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको इतना ही लिख देना है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपना इसके अथवा वाले प्रश्न पर। उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है लज्जाशीलम पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना। तो ये जो है प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर बहुत 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसका भी उत्तर मैं बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो मैं इसका संदर्भ कैसे लिखना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है, हेडिंग में लिखना है संदर्भ, उसके नीचे लिखना है कवि का नाम। इसके बाद आपको ऊपर उत्तर लिखना है पवन दूतिका, नीचे लिखना है कवि का नाम में अयोध्या सिंह उपाध्याय और यौध। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, ओठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में यह कहना चाहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसकी वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उघड़ जाए। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यही कहना चाहती है राधा, जो है यही कहना चाहती है पवन से। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है ओठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है जलद और किसरक ललना का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बादल और किसान। जलद का मतलब बादल और किसरक ललना का मतलब किसान। ठीक है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको लिखना है जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, मैंने इसे पहले ही करवा चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक और पीडीएफ का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इन सभी का जो है पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा। और वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।